एक रात शहर में जॉन घर लौटता है अपनी पत्नी कैरेन के पास। लेकिन दोनों ज्यादा बात नहीं करते। डिनर भी अलग अलग कमरों में करते हैं। साफ है उनका रिश्ता बिखर चुका है। हालांकि वो थोड़ी देर साथ बैठकर न्यूज़ देखते हैं। टीवी पर खबर चल रही है कि एक वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। जॉन इसे किसी बड़ी फार्मा कंपनी की साजिश मानता है और यहाँ तक कह देता है कि ये वायरस भी शायद वही कंपनी फैला रही है। लेकिन कैरेन उसकी थ्योरीज पर ध्यान नहीं देती। जॉन कहता है कि वो सोने से पहले कुछ पेपर्स चेक करेगा। उसी पल कैरेन कुछ कहना चाहती है लेकिन चुप रह जाती है और सोचती है कल बात कर लूंगी। अगली सुबह जॉन छत पर बहुत करीब से उड़ते हुए एक प्लेन की आवाज सुनता है। वो उनके घर की छत तोड़ देता है और पास ही जाकर टकरा जाता है। उसी वक्त कैरेन आखिरकार जॉन से बात करना चाहती है लेकिन जॉन हादसा देखने बाहर निकल जाता है और वो ये सुन ही नहीं पाता कि कैरेन दरअसल उसे डिवोर्स देना चाहती है। बाहर जॉन देखता है कि विमान एक इमारत से टकराकर आग लगा चुका है। पड़ोसी बताते हैं कि संक्रमित लोग अब काटने लगे हैं। जॉन तुरंत घर लौटता है और कैरेन को बताता है जबकि बाहर लगातार सायरन बज रहे हैं। दोनों खिड़की से देखते हैं और पाते हैं कि संक्रमित लोग अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं जो इंसानों पर हमला करके उन्हें खा रहे हैं। घबराकर दोनों न्यूज ऑन करते हैं। कैरेन तनाव में बैठी बैठी शराब पीने लगती है जबकि रिपोर्टर बार बार सभी को घर के अंदर रहने की चेतावनी दे रहे हैं। फिर दोनों खाना चेक करते हैं और समझते हैं कि उनके पास बहुत कम सामान है। तनाव इतना बढ़ जाता है कि जॉन सीधे बाथरूम जाकर उल्टी कर देता है। कैरेन कहती है कि उसे पड़ोसी के अपार्टमेंट से सामान ले आना चाहिए। वो समझाती है कि अब ऐसे काम गैर कानूनी नहीं माने जाते। वो वादा भी करती है कि बारी बारी से जाएगी। कुछ देर बाद जॉन वापस लौटता है खाने के सामान के साथ। वो कहता है कि पड़ोसियों का दरवाजा खुला हुआ था। अब कैरेन की बारी आती है लेकिन बाहर जाने से पहले वो पूरी तैयारी करती है। हेलमेट पहनती है, दस्ताने लगाती है और अपने जूते में चाकू टेप से बांध लेती है। वो जॉन से कहती है कि अलमारी से सारे मूविंग बॉक्स निकाल ले ताकि सामान उसमें रखा जा सके। कैरेन जब लौटती है तो जॉन पूछता है कि क्या ये बॉक्स इसलिए लाए गए थे क्योंकि वो उसे छोड़ने वाली थी या सिर्फ सामान रखने के लिए। कैरेन सिर्फ हाँ कहती है और कुछ नहीं। उसके बाद वो जॉन को फिर बाहर भेजती है और कहती है कि पड़ोसियों का बड़ा टीवी भी ले आओ। शाम को न्यूज़ रिपोर्टर आखिरी बार प्रसारण करता है। वो कहता है कि ये उनका अंतिम संदेश है, जब हालात सामान्य होंगे तब लौटेंगे। वो लोगों को याद दिलाता है घर के अंदर रहें और किसी से शारीरिक संपर्क न करें। फौज लोगों को निकाल रही है। जिन्हें मदद चाहिए वो अपनी खिड़कियों पर एक्स का निशान लगाए और रोजाना दोपहर 3 बजे रेडियो पर अपडेट मिलेगा। जॉन और कैरेन टेप से अपनी खिड़की पर एक्स बना देते हैं लेकिन उसी रात एक हेलीकॉप्टर उनके घर के ऊपर से निकल जाता है बिना रुके। अगली सुबह जॉन पाता है कि कैरेन और सामान लेकर लौट रही है। वो कहती है कि नींद नहीं आई इसलिए दूसरे अपार्टमेंट्स में जाकर सामान उठा लाई। जॉन उसे वादा कराता है कि जब ये महामारी खत्म होगी तो सब वापस करना होगा लेकिन वो निराश हो जाता है जब देखता है कि कैरेन जरूरी सामान की बजाय सुंदर कपड़े उठा लाई है। इसके बाद जॉन को डर लगने लगता है कि कहीं ज़ॉम्बीज़ घर के अंदर न घुस जाए। वो खुद को बचाने के तरीके ढूंढता है जैसे स्प्रे और लाइटर से एक अस्थायी फ्लेमथ्रोवर बना लेता है। कैरेन भी मदद करती है। दोनों अपार्टमेंट में रखे सारे चाकू हथौड़े इकट्ठा करते हैं और आटे की थैलियां रखते हैं ताकि दुश्मन की नजरें धुंधली हो सकें। दोपहर 3 बजे रेडियो पर सरकारी अफसर बताते हैं कि महामारी का कारण अब तक नहीं मिला है। सिर्फ दुनिया के कुछ हिस्से प्रभावित हैं लेकिन वो बिजली और पानी बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। खुद को व्यस्त रखने के लिए जॉन और कैरेन ताश खेलते हैं। जॉन उम्मीद जताता है कि सब कुछ फिर सामान्य हो जाएगा। वो कहता है इतिहास गवाह है इंसान ब्लैक प्लेग जैसी तबाही से भी उबर चुका है। लेकिन कैरेन उसकी इस नकली सकारात्मक सोच से परेशान हो जाती है और सुबह सुबह ही शराब पीने लगती है। जॉन जब उसे टोके तो कैरेन फट पड़ती है। मैं 1 साल से रोज पी रही हूँ और तुझे पता भी नहीं चला। वो नर्सरी में चली जाती है और दोनों आखिरकार उस दर्द का सामना करते हैं जिससे वो भागते रहे हैं। असल में उनकी छोटी बच्ची मर चुकी है और उसी के बाद से उनका रिश्ता टूट चुका है। कैरेन कहती है कि जल्दी हम भी चले जाएंगे लेकिन जॉन उसे भरोसा दिलाता है नहीं, हम बचेंगे। दोनों हमले की स्थिति के लिए तैयार रहने का फैसला करते हैं और एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं। हालांकि कैरेन शराब पीना बंद नहीं करती। एक रात कैरेन दरवाजे पर आहट सुनती है। जॉन सोचता है कि शायद बचाव टीम आई हो लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है
एक ज़ॉम्बी अंदर घुसने की कोशिश करता है। दोनों मिलकर दरवाजा बंद करने के लिए धक्का लगाते हैं। अगली दोपहर रेडियो से घोषणा होती है कि एक वैज्ञानिक वायरस को अलग करने और वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सही खबरों की कमी से तनाव और बढ़ जाता है। इस तनाव को कम करने के लिए जॉन और कैरन स्मोकिंग शुरू करते हैं, लेकिन जब सिगरेट काफी नहीं पड़ती, कैरन खुलासा करती है कि उसके पास और तगड़ी चीजें हैं जो उसने सबूतों की लॉकर से चुराई थीं। जॉन पहले घबरा जाता है, लेकिन फिर वो भी कैरन के साथ हैप्पी पाउडर लेता है। कैरन उसे चिकन कहकर चिढ़ाती है, फिर मानती है कि उसे जॉन पर गर्व है। फिर वो अपना पूरा गुप्त खजाना निकालती है, कई अवैध नशे की चीजें और एक बंदूक। कैरन ये भी बताती है कि पिछले कुछ बार जब वो और जॉन करीब आए थे, वो उसकी बनाई मफिन्स में मिलाकर आई थी। जॉन हैरान रह जाता है, लेकिन अब और आजमाना चाहता है। उस शाम दोनों बैठकर पुरानी VHS मूवीज देखते हैं और शराब पीते हैं। अगली सुबह कैरन अचानक गोलियों की आवाजों से चौंक जाती है। जॉन बंदूक से प्रैक्टिस कर रहा था और उसने कैरन की माँ का दिया हुआ प्याला तोड़ दिया। जॉन कहता है कि कैरन को अपनी माँ पसंद ही नहीं, लेकिन कैरन फिर भी गुस्से में आ जाती है। कैरन बाथरूम जाती है और देखती है कि एक हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजर रहा है, लेकिन वो उनके मोहल्ले पर नहीं रुकता। नाश्ते के दौरान जॉन मानता है कि कल का अनुभव आंखें खोलने वाला था। वो कहता है, हमें लंबे समय तक टिके रहने की तैयारी करनी होगी। दोनों शुरुआत करते हैं टूटे प्याले के टुकड़े दरवाजे के बाहर फेंककर। फिर वो शराब से ढेर सारे मोलोटोव बम बनाते हैं। दोनों एक्सरसाइज जारी रखते हैं, लेकिन साथ ही हैप्पी पाउडर का सेवन भी करते रहते हैं। दोपहर 3 बजे वो रेडियो ऑन करते हैं, लेकिन इस बार कोई प्रसारण नहीं होता। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। जॉन और कैरन हथौड़े लेकर तैयार हो जाते हैं और धीरे धीरे दरवाजा खोलते हैं। बाहर उनके पड़ोसी लियो और एमिली खड़े होते हैं। वो अंदर आने की इजाजत मांगते हैं और अपनी स्थिति बताते हैं। वो लोग विमान हादसे के बाद लॉन्ड्री रूम में फंस गए थे। जब तक बाहर निकले, जॉम्बीज उनके अपार्टमेंट पर कब्जा कर चुके थे। उन्हें यहाँ किसी के होने का अंदाजा टूटा हुआ प्याला देखकर हुआ। लियो और एमिली 2 दिन से भूखे थे, इसलिए खाने की गुजारिश करते हैं। जॉन और कैरन किचन में जाते हैं। इसी दौरान दोनों जोड़े आपस में दबे सुर में बातें करने लगते हैं। एमिली लियो से कहती है कि कैरन तो बच्चा खोने के बाद पागल हो गई और अब वो कभी माँ भी नहीं बन सकती। वो ये भी शिकायत करती है कि कैरन ने लॉन्ड्री रूम से उसके नोट्स हटा दिए थे। उधर कैरन जॉन से कहती है कि उन्हें खाना बचाना चाहिए। वो एमिली पर तंज कसती है कि उसने पूरा लॉन्ड्री रूम चिड़चिड़े पोस्ट-इट नोट से भर रखा था। जॉन मानता है कि मदद करना सही काम है। कैरन सुझाव देती है कि खाने में थोड़ा हैप्पी पाउडर मिला दें, क्योंकि उससे भूख कम लगती है। डिनर के दौरान एमिली नोटिस करती है कि कैरन के पास जो कपड़े और टीवी हैं, वो असल में उसके ही लगते हैं। कैरन मेहमानों से पूछती है कि अब उनका प्लान क्या है। लियो कहता है कि अगर वो चाहें तो हम चले जाएंगे, लेकिन कैरन में इतनी हिम्मत नहीं होती कि उन्हें निकाल सके। लियो कहता है कि वो सफाई में अच्छे हैं। कैरन जवाब देती है कि ठीक है, वो इस काम में मदद कर सकते हैं। शाम वो सब साथ बैठकर पीते हैं और बातें करते हैं। एमिली बार बार लियो को रोकती है ताकि वो जॉन से बहस में ना उलझे और अच्छी इमेज बनाए रखे। सोने का समय आता है तो लियो और एमिली हैरान रह जाते हैं जब सुनते हैं कि उन्हें फर्श पर सोना होगा। दांत ब्रश करते समय कैरन जॉन से गुस्से में कहती है, ये लोग सोचते हैं कि हमसे बेहतर हैं सिर्फ इसलिए कि उनके घर में एक्स्ट्रा कमरे हैं, लेकिन वो अब भी उन्हें निकालना नहीं चाहती, क्योंकि उसे डर है कि महामारी के बाद बाकी पड़ोसी उन्हें जज करेंगे कि उन्होंने मदद नहीं की। उस रात कैरन शरारतन जॉन के साथ करीबियां बढ़ाती है ताकि मेहमानों को जानबूझकर शोर सुनाई दे। एमिली इसे चुनौती समझती है और लियो के साथ भी वही करती है। धीरे धीरे दोनों औरतें शोर बढ़ाने लगती हैं, एक दूसरे से मुकाबला करने के लिए। अगली सुबह एमिली बाथरूम में बैठी रहती है, कुछ नहीं करती, बस कैरन को इंतजार कराने के लिए। नाश्ते के बाद कैरन मेहमानों से कहती है कि उन्हें खाना तभी मिलेगा जब वो सफाई करेंगे। सफाई करते वक्त एमिली शिकायत करती है कि ये काम अपमानजनक है। लियो उसे समझाता है कि थोड़ी देर झेल लो और ये तक कहता है कि चाहे तो वो दोनों यहाँ से चले जाएं, लेकिन एमिली बदला चाहती है तो दोनों तय करते हैं कि रात में जॉन और कैरन पर हमला करेंगे। सफाई खत्म होने के बाद कैरन झपकी ले रही होती है। लियो और एमिली एक दूसरे से कहते हैं, चलो अभी कर देते हैं, लेकिन कैरन सुन लेती है और जॉन को एक कमरे में ले जाकर बताती है कि उसे शक है
दोनों सोचते हैं कि लियो और एमिली उन्हें मारना चाहते हैं, इसलिए वो पहले ही वार करने का फैसला करते हैं। कैरन कुछ कुकीज बनाती है जिनमें गुपचुप अवैध पाउडर मिला देती है। उसका इरादा सिर्फ उन्हें डरा देने का होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा पाउडर डाल देती है। लियो और एमिली इतनी कुकीज खा लेते हैं कि सोफे पर ही मर जाते हैं। जॉन और कैरन अपराध बोध से टूट जाते हैं और खुद को शांत करने के लिए हैप्पी पाउडर ले लेते हैं। अचानक उन्हें आवाज आती है। लियो और एमिली उठने लगे हैं, लेकिन इंसान बनकर नहीं, ज़ॉम्बी बनकर। कैरन तुरंत बंदूक उठाती है और दोनों को मार गिराती है। इसके बाद वो उनके शव दूसरे अपार्टमेंट में घसीट कर ले जाते हैं और दिन का बाकी हिस्सा अपर्स लेते हुए बिताते हैं। सोने का समय आने पर दोनों सोने की दवाइयां खाते हैं और गहरी नींद में डूब जाते हैं। उस रात उनकी नींद इतनी गहरी होती है कि उन्हें यह तक सुनाई नहीं देता कि एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आसपास घूम रहा है और बचे हुए लोगों से कह रहा है कि अपनी लाइट्स ऑन करें ताकि वो उन्हें ढूंढ सके। अगली सुबह कैरन कहती है कि चूंकि ये उनका आखिरी दिन भी हो सकता है, इसलिए वो अब असली जिंदगी जीना चाहती है। दोनों फिर से पाउडर खाते हैं और लंबे समय तक एक दूसरे के साथ नजदीकियां बांटते हैं। उसके बाद नहाते वक्त कैरन कहती है कि जब ये सब खत्म हो जाएगा तो वो एक बच्चा गोद लेना चाहती है। जॉन इस बात से सहमत होता है। दोनों मानते हैं कि उन्होंने कभी एक दूसरे से प्यार करना नहीं छोड़ा और अब फिर से अपने रिश्ते को संवारना चाहते हैं, इसलिए सबसे पहले वो डेट नाइट रखते हैं। जॉन मानता है कि बच्चे को खोने के बाद उसने काम को अपनी जिंदगी पर हावी कर लिया था, लेकिन इस महामारी ने उसे सिखा दिया कि असली मायने किस चीज के हैं। एक रोमांटिक मूवी देखने के बाद दोनों करीब आने ही वाले होते हैं कि अचानक कोई दरवाजा खटखटाता है। आवाज आती है कि ये रेस्क्यू टीम है। कैरन दरवाजा खोलती है, लेकिन तभी 3 गुंडे अंदर घुस आते हैं और कैरन को चोट पहुंचाते हैं। वो जॉन को चाकू दिखाकर धमकाते हैं और उससे कीमती सामान मांगते हैं, जबकि उनका लीडर कैरन को कमरे में खींच ले जाता है। लेकिन कैरन हार नहीं मानती। मौका पाकर वो उसके चेहरे पर आटा फेंक देती है और उसके पेट में लात मारती है। फिर कैंची उठाकर उसकी गर्दन पर बार बार वार कर देती है। बाकी 2 गुंडे गुस्से में कैरन पर हमला करने आते हैं, लेकिन जॉन बंदूक लेकर पहुंचता है और दोनों को मार गिराता है। बाद में वो दोनों लाशों को दूसरे फ्लैट में ले जाकर छुपा देते हैं और शराब पीते हैं। तभी उन्हें एक असली रेस्क्यू टीम की आवाज सुनाई देती है। दोनों खिड़की पर जाकर इशारा करते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर उन्हें देख नहीं पाता। ये देखकर कैरन परेशान हो जाती है क्योंकि उनका खाना खत्म होने वाला है। जॉन उसे वादा करता है कि आराम के बाद वो दोनों मिलकर नया प्लान बनाएंगे। आधी रात को कैरन उठती है और देखती है कि जॉन सारे हथियार तेज कर रहा है और टॉर्च में नई बैटरी लगा रहा है। दोनों सुरक्षात्मक कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे को किसकर प्यार जताते हैं। फिर वो बाहर निकलकर ज़ॉम्बी भीड़ से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा होते हैं और उन्हें वापस लौटना पड़ता है। घर पहुंचने के बाद कैरन बताती है कि उसके पैर में काट लिया गया है। जॉन उसे संभालता है और कहता है कि अगर वो जिंदा रही तो शायद ज़ॉम्बी नहीं बनेगी और किसी दवा कंपनी को तो वैक्सीन से पैसे कमाने ही होंगे। लेकिन कैरन को अब अजीब सा भूख लगने लगता है। जॉन अपना खून एक गिलास में डालकर उसे पिलाता है। कैरन तुरंत पी लेती है और भूख थोड़ी शांत हो जाती है, लेकिन वो कहती है कि जॉन हमेशा ऐसा नहीं कर पाएगा। जॉन गुस्से में कहता है कि ये उसका फैसला है और उन्हें बस मदद आने तक टिके रहना है। दोनों रोते हैं, गले लगते हैं और कैरन मानती है कि अब वो जॉन के खून की खुशबू तक महसूस कर सकती है। उस रात वो बिना किसी पाउडर के एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन अगली सुबह जॉन उठता है तो कैरन बिस्तर पर नहीं होती। बाथरूम में उसे एक चिट्ठी मिलती है जिसमें कैरन उसका शुक्रिया करती है और बताती है कि उसे बार बार डरावने सपने आ रहे हैं कि वो ज़ॉम्बी बन जाएगी, इसलिए वो चाहती है कि जॉन उसे खत्म कर दे। जॉन नर्सरी में जाता है और देखता है कि कैरन ज़ॉम्बी बन चुकी है, लेकिन खुद को जंजीर से बांध लिया है। उसकी गर्दन पर एक बोर्ड लटक रहा है जिस पर लिखा है लव मी किल मी। जॉन आंसुओं में उसे अपने सपनों और भविष्य के बारे में बताता है। फिर शराब पीकर हिम्मत जुटाता है और बंदूक उठाता है, लेकिन तभी सैनिकों की एक टीम अंदर आती है क्योंकि उन्होंने खिड़की पर बना एक्स देख लिया था। जब वो नर्सरी में पहुंचते हैं तो पाते हैं कि जॉन और कैरन दोनों अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं और उनके हाथ आपस में टेप से बंधे हैं। कैप्टन इसे प्यार कहकर देखता है, लेकिन एक सैनिक नया कानून पढ़ता है। ज़ॉम्बीज अब नागरिक नहीं माने जाएंगे और शांति बनाए रखने के लिए उन्हें तुरंत मारने का अधिकार है। सैनिक दोनों को गोली मार देते हैं और वहां से चले जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।